लेट्स क्रैक बिहार एग्ज़ाम। वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी। और मैं सुजीत, मैं आपको कराऊंगा पॉलिटी। और पॉलिटी का बहुत सारा लेक्चर हो चुका है। और जितने भी लोग हैं जो रेगुलर क्लास को कर रहे हैं और जो रेगुलर क्लास को नहीं कर रहे हैं, उन लोगों में सिर्फ डिफरेंस यही होगा कि जो लोग पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे वो जाके पहले पीछे वाले लेक्चर को देखिए, ताकि आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और सामान्यतः आज जो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं वो ये लेक्चर होगा जो आप सामान्यतः पॉलिटी को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप, तो पॉलिटी में जो सबसे पहला टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम। तो आज वहीं से करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है। तो उसको आज हम लोग बहुत डिटेल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं और बहुत समझदारी के साथ पढ़ेंगे। देखेंगे संविधान के विकास होने से पहले भारत में कौन कौन सा एक्ट लाया गया, किसके द्वारा लाया गया और उन्होंने क्या क्या प्रभाव रखा भारतीयों के ऊपर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज सबसे पहले कि जब आप संविधान को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब आप किसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, संविधान को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सामान्यतः आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आपको दिख रहा है, एक बार आप देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ है, इस विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये क्या था, इस पे क्या कंसेप्ट था। दूसरा देखेंगे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरा देखेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये सारे हम लोग देखेंगे। एक बीच में है 1793 का चार्टर एक्ट, ये भी है कि यहाँ पे 1793 का चार्टर एक्ट, उसको भी हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और इसी तरह से सारे कानून को हम लोग देखेंगे जो कि संविधान बनने से पहले भारत में लाया गया कानून था। सबसे पहले ये देखते हैं ये जो कानून है ये किसके द्वारा भारत में लाया गया था। तो आप जरा देखिए ना, एक कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, जरा सा आप देखिए। भारत में जो शासन था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। आप जरा समझिएगा, भारत में 1600 ईस्वी में, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा इस चीज़ों को, भारत में 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से एक कंपनी आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो सिर्फ भारत में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ये कंपनी आया है 1600 ईस्वी में। बाद में इसी कंपनी को नियंत्रण में करने के लिए ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, आप यहाँ इमेज देख पा रहे होंगे ब्रिटेन का पार्लियामेंट का, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और भी चर्चा करूंगा। ये कंपनी इतना शक्तिशाली ना हो जाए ताकि ये ब्रिटेन को दबाव में, ब्रिटेन के राजा को, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को दबाव बना सके। इसीलिए ये पार्लियामेंट, ये जो जितना भी हिस्टोरिकल एक्ट देख रहे हैं ना, इसके ऊपर लाया है ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो हमारे देश में व्यापार करने का काम कर रही है। प्रारंभ में हमारे देश इंडिया में प्रारंभ में ये कंपनी का उद्देश्य भारत में सिर्फ व्यापार करना था। प्रारंभ में 1600 ईस्वी में जब ये कंपनी भारत आया था तो प्रारंभ में सिर्फ इस कंपनी का उद्देश्य था व्यापार करना। बाद में ये राजनीतिक और प्रशासनिक, ये दोनों चीज़ों में अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया और पूरे भारत में अपना राजनीतिक वर्चस्व और प्रशासनिक वर्चस्व भी स्थापित करने में सफल हो गए।
उसके बाद आज़ादी भी लिया हम लोगों ने इनसे। लेकिन इनके एक इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने, फिर ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने पूरे देश को गुलाम बनाया। तो ये कंपनी एक बीच में माध्यम है, अंग्रेजों का गुलाम होने का ये माध्यम था ब्रिटेन की कंपनी, इसको आप समझिएगा। इसी के माध्यम से ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने भारत को गुलाम बनाया। किसके माध्यम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। किसने बनाया? ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने या ब्रिटेन के राजाओं ने। किसको? भारतीयों को, भारत को। तो ये एक माध्यम था, मीडियम था ब्रिटेन का यहाँ पर पहुँचने का, राजनीतिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता को भारतीयों पर थोपने का माध्यम यही बना। जो भी कानून लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट्स हो, आप देखिएगा ये एक्ट ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा भेजा गया, इसके लिए, ना कि हम लोगों के लिए, इसके लिए ये एक्ट आया है। तो इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे और इसी को आज हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही डिटेल फॉर्म में। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ये है ब्रिटेन का पार्लियामेंट, संसद भवन। आप ये देख रहे होंगे ब्रिटेन का ये संसद भवन है और उसके अंदर का जो पार्ट है, जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कुर्ता पैजामा वाला आदमी कम है, तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। तो ये जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की में भी पार्लियामेंट के दो अंग हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और ताज वहाँ के राजा रानी का, तो वहाँ का सदन है ये। तो चलिए आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं चीज़ों को पढ़ना, और बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। जैसे आप 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। और अगर 1909 का आप पढ़े होंगे तो उसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे हम लोग। 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। इनका काफ़ी योगदान रहा है भारत के संविधान में। लगभग 200 अनुच्छेद भारत के संविधान में लिया गया, और वो कहाँ से लिया गया? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। उसके बाद भारत में क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के बाद भारत में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, और फिर वो संविधान सभा ने 1946 में कैबिनेट मिशन आया। फिर उस संविधान सभा ने पूरे 2 साल 11 दिन में 2 साल तक लगभग कार्य किया, और ऐसा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगाए थे उन्होंने। तो इतने दिनों के बाद उन्होंने संविधान का निर्माण किया, और वह संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का बहुत ही एक लंबा वक्त संविधान सभा ने बिताया, और बहुत ही मजबूती के साथ देश के सामने एक अच्छा सा संविधान प्रस्तुत किया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे पास एक संविधान आया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनने का आधार, ये इतिहास क्या था, इन चीज़ों को आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। या हमारे देश का संविधान बनने का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके बारे में बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, इसका क्या कंसेप्ट है, भारत में कौन कौन सा कानून लेकर आया रेगुलेटिंग एक्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इन सारे बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज समझने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो मैं समझाने वाला हूँ आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना आप, कि रेगुलेटिंग मतलब होता है, रेगुलेट मतलब होता है कंट्रोल करने वाला एक्ट, ये कंट्रोल करने वाला कानून। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट माने किसी चीज को कंट्रोल करने वाला जो कानून होता है। रेगुलेटर जो आपके सिलेंडर में लगा होता है रेगुलेटर, उससे क्या करते हैं आप? गैस को कंट्रोल करते हैं। डेट मीन्स वही एक्ट 1773 में। और ये 1773 में ये एक्ट कहाँ से भेजा गया, पारित किया गया? तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। ये 1773 का एक्ट कहाँ से पारित किया गया? ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। कहाँ से पारित किया गया? ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। और किसके लिए?
जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उसके लिए इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान, तो क्या क्या प्रावधान करा गया था इस एक्ट में। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे रेगुलेटिंग एक्ट कहां से पारित किया गया, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पारित किया गया ये रेगुलेटिंग एक्ट। और किसके लिए ये कानून लाया गया, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य कर रही थी, जिसको 1600 ईस्वी में लाइसेंस मिला था कि आप पूर्व के देशों में जाइए और व्यापार कीजिए, उसी के लिए ये कानून लाया गया था 1773 में, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में जानते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था भारत में। और वह कैसे रखा गया था, इस चीज़ों को आज बहुत ही डिटेल फॉर्म में, मतलब जो आज जो भारत में आप पढ़े सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का जो स्वरूप देखने को मिला था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्वरूप देखने को मिला था, वो हमें रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान में देखने को मिला था। और वो क्या था, उन चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला लाइन यहाँ पे बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाने लगे। आप देखिए पहले हुआ करता था बंगाल का गवर्नर, अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तथा यहाँ पे होगा तथा बंबई, सॉरी यहाँ पे बंबई कर लीजिएगा, नया नाम मुंबई है, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। अब देखो आप क्या हुआ, पहले क्या होता था, बंगाल अलग है, एक अलग प्रांत है, मद्रास एक अलग प्रांत है, और मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई एक अलग प्रांत है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बंगाल, बी फॉर बंगाल, एम फॉर मुंबई आप समझ लेना, और मद्रास भी आप एम से समझ लो। देखो पहले अलग अलग प्रांत हुआ करता था और अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। यहाँ का अलग राज्यपाल है, यहाँ का अलग राज्यपाल है, और यहाँ का अलग राज्यपाल है, अलग अलग राज्यपाल। अब क्या कर दिया, इन सारे को एसोसिएट कर दिया, मिला दिया गया, किसमें, बंगाल के अधीन, किसको, मुंबई प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को। बोला गया अब ये यहाँ की कानून व्यवस्था और यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो सीधा कंट्रोल किया जाएगा बंगाल से। कहाँ से, बंगाल से। और यहाँ के पद को, गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया, यहाँ के गवर्नर पद को समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पे सीधा ला दिया गया गवर्नर जनरल। और वो गवर्नर जनरल जो कि मद्रास को भी देखेंगे और मुंबई को भी देखेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या किया, यहाँ पे गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो बने थे वो थे वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने बंगाल के साथ साथ मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को भी कंट्रोल करना प्रारंभ किया। तो इस एक्ट में ऐसा लाया गया कि अब जो सेंट्रल व्यवस्था है, जो ऐसा केंद्रीय व्यवस्था है कि ऊपर में एक आदमी रहेगा जो इस दोनों पोल को कंट्रोल करेगा, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो ये कंसेप्ट जो केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया, इसी कानून के आधार पर हम कहते हैं कि सेंट्रल सिस्टम को देखने को मिला वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये बात अब समझ में आ गया होगा। आपसे पूछेगा गवर्नर के पद को सब कब समाप्त किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और गवर्नर जनरल का पद का सृजन कब हुआ, वो हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रशासनिक। अब देखना, शब्द को बहुत अच्छे से देखना, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, वो प्रशासनिक कार्य भी करेंगे, प्रशासन को भी बनाएंगे, अपना कंट्रोल करेंगे, और राजनीतिक कार्य भी करेंगे, अपना क्षेत्र ग्रहण करेंगे। ये सब चीज आप कर सकते हैं। ये कंपनी को आदेश मिला ब्रिटेन से कि प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य को भी मान्यता मिला ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा। किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि कंपनी को पहले सिर्फ व्यापारिक मान्यता प्राप्त था, लेकिन बाद में उनको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की भी मान्यता मिल गया। तो ये दो बातें आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में। कोलकाता में, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोलकाता में 1774 में ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। अब देखना एक बात कि सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। 1773 के एक्ट में यह प्रावधान लाया गया कि इस देश में कोर्ट की स्थापना किया जाए। और कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य जज थे, लेमेंटर हाइस, एलिजाबेथ इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऐसा करके बनाया गया। और उसमें जो केस चलेगा वो किनका चलेगा, तो ब्रिटेन के में जो सुप्रीम कोर्ट या ब्रिटेन में जो न्यायालय था और ब्रिटेन के लोग जो भारत में काम कर रहे थे उनके प्रति अगर कोई केस उस चलेगा तो वो हमारे देश में ही जो न्यायालय व्यवस्था कहते हैं ना उसका जन्म शुरू हो गया 1773 के एक्ट के बाद। तो उसके लिए उन्होंने स्थापना किया 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का। और वो न्यायालय आम भारतीयों के लिए नहीं था, उसमें भारतीयों का केस का कोई ये नहीं होता था, वो बाद में फिर हम लोग के लिए न्यायालय आया। लेकिन उस समय 1774 में जो न्यायालय बना था, जो अंग्रेज के लोग भारत में काम कर रहे थे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई या केस लड़ना होगा, उसके लिए वो न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो 3 बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बंगाल के गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाने लगे। दूसरा है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली, प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य को भी मान्यता मिला। और तीसरा है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो 3 बातें आपको याद हो गया, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, और प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य का मान्यता मिला 1773 के एक्ट में। और बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल केंद्रीय व्यवस्था देखने को मिला। ये आपको समझ में तीनों आ गया होगा। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध, उपहार लेने पर, रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। भारत में ऐसा कंसेप्ट चल रहा था कि जो भी गवर्नर या गवर्नर जनरल भारत आ रहे थे, गलत तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर वो ब्रिटेन जाते थे। और जो कल तक ब्रिटेन के खेत में काम करने वाले व्यक्ति थे, वो भारत आने के बाद जब वापस लौट के ब्रिटेन जाते थे तो वहाँ के रईस के साथ वो बैठने के लायक हो जाते थे, इतनी इनकम होती थी भारत में। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सब चीज़ों पर रोक लगाया, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर, कि आप भारत में, जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उस तरह का एक प्रावधान वो भी समाप्त कर दिया गया कि जो भी कंपनी ब्रिटेन में, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होंगे, जो भी लोग होंगे, चाहे वो भारतीय हो, वो व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार पर प्रतिबंध, निजी व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया गया कि अपना कोई भी व्यापार आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, कोई भी उपहार नहीं ले सकते। क्योंकि देखो, अगर उसके पास ब्लैक मनी जमा हो गया तो उससे पूछा जाता है कि ये पैसा कहाँ से लाया, तो बोलता है मुझे गिफ्ट मिला है। तो उपहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्या है, रिश्वत लेने पर भी, घूस भी किसी तरह का आप नहीं ले सकते हैं। तो इन तीनों पर प्रतिबंध। व्यापार समझ में आ गया, उपहार, व्यापार, उपहार और रिश्वत, व्यापार, उपहार और रिश्वत, ये तीनों पर प्रतिबंध किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना, जिसको हम लोग कहते हैं नियंत्रक मंडल, इसका कार्य था कि यह देखना कि कंपनी का राजस्व कितना हुआ, सैनिक शक्तियां कितना है और कंपनी का विस्तार कितना हुआ। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया। और ये कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर के मेंबर होते थे, ये ब्रिटेन में बैठते थे। और ये सिर्फ क्या देखेंगे, इसका कार्य था यह देखना कि कंपनी का राजस्व कितना, इनकम है कंपनी का, दूसरा चीज सैनिक शक्ति कितना है और कंपनी का विस्तार कितना हुआ। ये 3 चीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेंगे। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्थापना किया गया ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि ये देखेंगे कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है उसका रेवेन्यू कितना है, उसकी सैनिक शक्तियां कितना है और कंपनी का डेवलपमेंट कितना हुआ है। इस तीनों पर ध्यान रखना उसका मुख्य कार्य था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। आप देख लीजिए एक बार, और जिन लोगों को भी स्क्रीनशॉट लेना है वो आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको बहुत ही आसानी होगा
समझने में। थोड़ा सा एक दो शब्द कहीं पे मिस्टेक होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान लाया गया। भारत में केंद्रीय व्यवस्था को देखा गया, सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट लाया गया भारत में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य का मान्यता मिला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया। तो ये सारे प्रावधान थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। जो भी कर्मचारी थे कंपनी के उनको उपहार पर प्रतिबंध लगाया गया, घूस लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये सारे चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान और रेगुलेटिंग एक्ट क्या था ये भी समझ में आ गया होगा। किसके द्वारा पारित किया गया, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। और किसके लिए पारित किया गया था, तो भारत में जो काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके लिए, ना कि भारतीयों के लिए। ये समझ में आ गया आपको। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले नाम पढ़ते हैं, इसका नाम पिट्स ही क्यों पड़ा, ये सबसे पहला बात। पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, जो इंडिया के लिए कानून लाया गया था, वो बात तो मैं समझ रहा हूं। जो इंडिया के लिए कानून लाया गया था, जो कानून किसके लिए लाया गया था, इंडिया के लिए। तो पिट्स क्यों पड़ा नाम, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री थे पिट द यंगर। पिट द यंगर, उन्हीं ने ये एक्ट को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पारित कराया था, पिट द यंगर ने। इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स। और ये इंडिया के लिए कानून था, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस कानून को पारित कराया था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा, इस कानून का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्योंकि ये कानून 1784 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था ये कानून, 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। ये आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये कानून कब पारित हुआ था, 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। तो चलते हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट का भारत में जरूरत क्यों पड़ा। तो इन बातों को जानते हैं। यहाँ पे देख लिखा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया, वाई। ये पहला है, क्यों लाया गया एक्ट। तो इसमें सबसे पहला दलील ये है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया था उसमें बहुत सारी कमियां थी, और मतलब उसमें ऐसा कानून नहीं था जिससे पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के पार्लियामेंट के नियंत्रण में लिया जा सके। तो अब क्या हुआ, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक सुधारा हुआ फिर से एक्ट पारित किया, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट मतलब ये सुधार वाला एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के उपरांत जो एक्ट भारत भेजा था उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्या क्या सुधार किया, पहले क्या भेजा था उन्होंने और अभी उसमें क्या सुधार किया, इन चीज़ों को हम लोग अभी यहाँ पे बहुत डिटेल फॉर्म में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, जिसे दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंगर के द्वारा ब्रिटिश संसद से पारित कराया गया था। यह कानून ब्रिटिश संसद से पारित कराया गया था। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे पहला क्या हुआ, गवर्नर जनरल तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति का विस्तार पूर्वक स्पष्ट करने के लिए पहला ये एक्ट क्यों लाया गया, इस बात को समझिएगा। पहला कारण तो ये था, फर्स्ट रीजन तो ये था, क्या था कि भारत में जो गवर्नर जनरल था और जो अधिकारी थे उनके साथ काम करने वाले, उनकी कितना शक्तियां, कितना किसके पास शक्ति होगा, कौन कौन से अधिकारों पर वो निर्णय ले सकते हैं। जैसे आज देख रहे भारत के राष्ट्रपति को ये बात पता है कि हम कौन कौन से बातों पर निर्णय ले सकते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये पता है कि हमारा कितना शक्ति और अधिकार है। सबका डिफाइन किया हुआ है भारत के संविधान में, चाहे हमारे देश का राज्यपाल हो, चाहे हमारे देश का मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे देश का कलेक्टर हो, सबका शक्ति का विस्तार ब्यौरा बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था, उसके बाद ये शक्ति डिफाइन नहीं किया गया था
कि कितना दूर तक उसका क्षेत्राधिकार होगा, कहाँ तक के कानून को वो पारित कर सकते हैं और किन किन बातों पर वह स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। इसके लिए यहाँ पे इस बातों को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, गवर्नर जनरल तथा अधिकारियों की शक्ति का विस्तार पूर्वक स्पष्ट करने के लिए पहला रीजन तो ये था। दूसरा क्या था कि कंपनी पर पार्लियामेंट के नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए, मतलब ब्रिटेन के पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरे अच्छे से पकड़ बनाने के लिए, एक नियंत्रण बनाने के लिए कि कंपनी क्या कर रही है, कब कर रही है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना सैनिक विस्तार बढ़ा रहा है, इस सारे को अपने कंट्रोल में, अपने हिसाब किताब में रखने के लिए दूसरा रीजन ये भी था। आप देखो, तीसरा, कंपनी पर पार्लियामेंट के नियंत्रण को और मजबूत करना, ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण कार्य। आप समझ गए क्यों लाया गया। तो शक्तियों को अलग अलग, जो गवर्नर जनरल और अधिकारियों की शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। दूसरा, पकड़ अच्छी बनाने के लिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट का, किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से प्रावधान हैं पिट्स इंडिया एक्ट के। तो पहला प्रावधान क्या है, कंपनी के शासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रण रखने हेतु, नियंत्रक मंडल भी बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। 6 सदस्य का बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटेन में 6 सदस्य का बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, मतलब 6 लोगों का एक कमिटी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 लोगों का एक कमिटी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 लोगों का एक कमिटी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठेगा, ब्रिटेन में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठेगा, ब्रिटेन में। और क्या करेगा, वो बोर्ड कंट्रोल करेगा भारत में जो काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए अभी देखते हैं। कंपनी के शासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्य का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कंपनी गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई तथा गवर्नर जनरल को भी मत देने का अधिकार दे दिया गया। यह समझिएगा। देखिए, आप देखेंगे गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या, आपको मैंने बताया था कि 1773 ईस्वी में बंगाल में गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया था। तो गवर्नर जनरल के पद का सृजन के बाद उसमें 4 सदस्य के एक परिषद का कमिटी बनाया था कि 4 लोग उसमें और रहेंगे और कोई बात पर अगर निर्णय लिया जाएगा तो उस चारों के वोटिंग के बाद, चारों के समर्थन के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा गवर्नर जनरल के बाद। मतलब समझ में आ गया आपको कि अगर 4 लोग कहेंगे नहीं ये काम होना चाहिए तभी गवर्नर जनरल डिसाइड करेंगे। दूसरा बात, अगर दो लोग कह रहे हैं होना चाहिए, 2 लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में, जैसे आप देख रहे होंगे लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है जब सदन में वोटिंग बराबरी की हो जाती है। उसी तरह से यहाँ गवर्नर जनरल को पहले रखा गया था, 4 सदस्य थे और जब वोटिंग बराबरी की होती थी तब वहां पे निर्णायक मत देते थे गवर्नर जनरल। लेकिन अब उसमें बदलाव लाया, और क्या बदलाव लाया, 4 से घटाकर सदस्यों की संख्या 3 कर दिया गया। 4 से घटाकर सदस्यों की संख्या 3 कर दिया गया तथा मत देने का अधिकार दे दिया गया। पहले निर्णायक मत देने का अधिकार, अब सामान्य तरह से वो वोटिंग किसी को भी दे, मतलब कोई भी कानून पे अपना मत दे सकते थे। पहले मत देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ निर्णायक मत देने का अधिकार था। लेकिन अभी अपने अनुसार वो किसी को भी, आप किसी भी कानून पर मत दे सकते थे। तो ये दूसरा आप देखें। तीसरा, गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की नियुक्ति यद्यपि संचालक करते थे, संचालन करते थे, लेकिन नियुक्ति से पूर्व उन्हें ब्रिटिश क्राउन की अनुमति लेना आवश्यक थी। अब देखो ये क्या है, बोला गया है कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उनकी तथा गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की नियुक्ति
संचालक मंडल हुआ करते थे एक भारत में, एक कमिटी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके द्वारा किया जाता था। लेकिन अब क्या करा जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कि अब भारत में जो गवर्नर जनरल होंगे और गवर्नर होंगे उसकी नियुक्ति ब्रिटिश के राजा के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, डेट मीन्स ब्रिटिश के राजा, ब्रिटेन के राजा के द्वारा ऐसा किया जाएगा कि अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भारत में कोई भी गवर्नर जनरल या गवर्नर का पद पर नियुक्त होना चाहता है तो वो ब्रिटेन के राजा के द्वारा ही नियुक्त हो सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा ये कानून। गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को वापस बुलाने का अधिकार ब्रिटिश राजा को कब दिया गया? को दिया गया। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, आप देख लेंगे। अब क्या बोला, पहले तो ये नियुक्त करने का अधिकार भी दे दिया ब्रिटेन के राजा को कि गवर्नर, भारत में गवर्नर जनरल और गवर्नर के पद पर नियुक्त कर सकते हो। दूसरा, उनको हटाना है। जैसे आज भारत में राष्ट्रपति का कार्य है कि राज्यपाल को कभी भी नियुक्त कर सकते हैं और कभी भी हटा सकते हैं, सेम वही प्रोसेस ला दिया गया ब्रिटेन के राजा के पास कि ब्रिटेन के राजा भारत में स्थित गवर्नर के पद पर किसको चुनना है या गवर्नर जनरल के पद पर किसको चुनना है ये डिसाइड कर सकते हैं, और किसको हटाना है ये भी वो ही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक्ट लाया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। जिन लोगों को भी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार आप ले लो। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे चलते हैं और क्या क्या लाया गया। गवर्नर जनरल इंग्लैंड सरकार की अनुमति के बिना ना तो किसी भारतीय राज्य से युद्ध कर सकते थे और ना ही संधि। भारत का जो प्रोविंसेस था, भारत का जो वो प्रांत था, इस पर छोटे छोटे राजाओं का शासन था, उसको उस पर अधिकार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ब्रिटेन से पूछना होगा। उससे युद्ध करने के लिए पहले ब्रिटेन के सांसद से पूछना पड़ेगा। तो ये चीज ब्रिटेन के राजा की अनुमति चाहिए। तो गवर्नर जनरल इंग्लैंड सरकार की अनुमति के बिना आदेश का कोई भी काम आप नहीं कर सकते। जैसे काम में भारतीय राज्य से युद्ध और न ही संधि, न दोस्ती न लड़ाई, ये दोनों चीज को पे मनाही कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इस एक्ट में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार की नीति ब्रिटिश राष्ट्र की नीति के विरुद्ध है। देखिए, ये बहुत हंसने वाली भी बात है और समझने वाली भी बात है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने जब पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया, वहां पे एक प्रावधान ये भी रखा कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट का ऐसा कोई भी नीति नहीं है कि भारत में राज्य का विस्तार करे। यहाँ पे हमारी नीति ये है सिर्फ कि व्यापार करें हम अच्छे तरीके से भारत में। ऐसी हमारी कोई भी नीति नहीं है कि हम यहाँ पे ब्रिटिश क्षेत्र का या ब्रिटिश राष्ट्र का, ब्रिटिश प्रांत मतलब अंग्रेजीकरण ना करें। सिर्फ आप समझिए, अपने अनुसार ढालने की कोशिश करना ये मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसा उन्होंने दिया था कब? पिट्स इंडिया एक्ट में। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का भी प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन मतलब दो तरह के प्रशासन होंगे हमारे देश में। जैसे आज देख रहे हैं आप, कार्यपालिका को अलग लोग नियंत्रित कर रहे हैं, न्यायपालिका को अलग लोग नियंत्रित कर रहे हैं और विधायिका को अलग नियंत्रित किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, बोर्ड एक बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल भारत में देखेंगे राजनीतिक मामले को कंट्रोल करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको देखेंगे? राजनीतिक मामले को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था उसी समय इसका स्थापना किया गया था। इसमें कुल 26 लोग थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 लोग सदस्य थे और एक उसके गवर्नर हुआ करते थे, एक उप गवर्नर हुआ करते थे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुरू में ही आए थे और पूरे व्यापारिक चीजों पे ही यही कंट्रोल करते थे और राजनीतिक को भी यही कंट्रोल करते थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ व्यापारिक मामले के लिए होंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो राजनीतिक मामले के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? राजनीतिक मामले के लिए होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा।
अच्छी तरीके से। जिन लोगों को भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी ये नहीं कराया है ना, यहां तक आपका हो गया है। अब यहां से हम लोग देखते हैं, ये पिट्स इंडिया एक्ट नहीं है यहाँ पे आप थोड़ा सा, एक मिनट। आप यहाँ पे चार्टर अधिनियम कर लेंगे, 1813 का चार्टर अधिनियम, ये यहाँ पे पिट्स लिखा है। और थोड़ा सा हम लोग पीछे 1793 का भी चार्टर अधिनियम कर लेंगे, क्योंकि भारत में चार्टर अधिनियम 4 बार लाया गया है, प्रत्येक 20-20 साल पर। जैसे आप देखो 1793 में एक बार लाया गया था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, वो टाइपिंग करने वाले ने किया है। 1793 में देखो, और उसके बाद 20 साल के बाद जब आप देखेंगे तो 1813 हो जाता है। फिर इसके 20 साल बाद देखेंगे 1833 हो जाता है। फिर इसके 20 साल बाद देखेंगे आपका 1800, आप इसमें 20 जोड़ेंगे तो 53। तो 4 चार्टर अधिनियम आया है 1793, 20-20 साल के डिफरेंस में। आप देखेंगे 1813 में फिर चार्टर अधिनियम, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। आज चारों चार्टर अधिनियम को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1793 का चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट नोट, ये आप काट लेना और यहाँ पे लिख लेना चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट क्या लाया गया, 1793 के चार्टर अधिनियम का सबसे पहला कंसेप्ट क्या लाया गया, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए, कंपनी के अधिकारों को कितने के लिए, 20 वर्ष के लिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 20 वर्ष लिखा है, के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब शुरू में तो 20 वर्ष के लिए ही लाइसेंस लेकर आया था, अब यहाँ पे समाप्त होने वाला था उनका लाइसेंस का टाइम, जो धीरे धीरे बढ़ाया जाता था। लेकिन अभी क्या किया गया, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला कानून तो ये लाया। ब्रिटेन में स्थित नियंत्रक मंडल, आपको जो चर्चा किए थे हमने कि नियंत्रक मंडल, और ब्रिटेन में स्थित जो नियंत्रक मंडल थे जो बनाया गया था, 6 नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब देखो, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमाई होगा, जो हम ब्रिटेन में रखे हैं 6 लोगों को, उसका पेमेंट भी आपको यहीं से भेजना पड़ेगा। जो भारत में आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे उन्हीं से उनको पैसा देना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक दबाव दिया गया ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा कि आपके लिए जो भी अधिकारी हम ब्रिटेन में भी नियुक्त कर रहे हैं आपकी कंपनी को देखने के लिए, उनका भी वेतन आपको देना ही पड़ेगा। तो 1793 का चार्टर एक्ट में ये बात बोला गया। तो अब देखो अगला बात क्या बोला गया, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों में से उप प्रधान नियुक्त कर सकता था जो जनरल की अनुपस्थिति में उस स्थान पर कार्य कर सके। तो देखो ऐसा क्या है, पहले मैंने बताया कि ऐसा प्रावधान किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, कि इस देश में गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि गवर्नर जनरल अपने नीचे के एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे जो उनके ना रहने के बाद उनकी काम को कर सके, कार्यभार को कर सके। ऐसा पावर थोड़ा सा गवर्नर जनरल के पास छोड़ा गया था।
तो ये आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अपने परिषदों में उप प्रधान का तात्पर्य यही है, उप गवर्नर, आप समझ लेना, उप प्रधान का तात्पर्य यही है, उप गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था जो जनरल की अनुपस्थिति में उस स्थान पर कार्य कर सके। समझ में आ गया ना। अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1813 का जो है चार्टर एक्ट, आप यहाँ पे भी थोड़ा सा सुधार कर लेना, चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो 1813 में मैंने चर्चा किया 4 चार्टर एक्ट लाए गए हैं। 1793 से स्टार्ट हुआ था चार्टर एक्ट और 20 साल के बाद 4 चार्टर एक्ट, 20 साल के बाद 1813, और 1813 में अगर फिर से हम 20 ऐड करेंगे तो 1800 कितना हो जाएगा 33, और फिर अगर 20 साल को ऐड किया गया तो 1853। तो 4 चार्टर एक्ट लाया गया, और ये लाया गया किनके द्वारा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें फिर क्या किया। यहाँ पे जब 1793 से 20 साल के लिए एग्री किया था, आगे बढ़ाया था, फिर 1813 में फिर क्या किया, 20 साल के लिए और भी कंपनी के लाइसेंस को इंक्रीज कर दिया गया। कंपनी के लाइसेंस को ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइसेंस को 20 साल के लिए बढ़ाया था, वो फिर आके 1813 में इंक्रीज कर दिया गया। तो ये एक फायदा था किसके लिए, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब आगे देखते हैं, कंपनी के भारत के साथ साथ व्यापार का एकाधिकार को समाप्त करके सभी ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। पहले एक कानून बनाया था कि ब्रिटेन का कोई भी कंपनी, ब्रिटेन का कोई भी आदमी भारत से किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने ऐसा नियम बनाया, नहीं, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति जाके भारत से साथ व्यापार कर सकते हो। एकाधिकार था पहले, सिर्फ उसी का अधिकार था, ये एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ भी व्यापार चलता था, और क्या लिखा है, पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार था, म्यांमार था इधर, आप क्योंकि यूरोप इस साइड में है वर्ल्ड मैप पे जब देखेंगे, और पूर्वी देशों मतलब इधर के जो देश थे, चाइना, हमारे देश के बगल में म्यांमार था, तो इन देशों के साथ इनका व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त रहा। सिर्फ किस पे रहा, चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ। लेकिन भारत में उनका एकाधिकार समाप्त हो गया, और भी ब्रिटेन के कोई भी व्यापारिक कंपनियां आकर भारत से व्यापार कर सकते थे। यह प्रावधान बनाया गया था। यह आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। भारतीय 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे किस पर, भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च। भारत में जो भारतीय शिक्षा का प्रावधान था उस पर 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष खर्च किए जाएंगे। ईसाई मिशनरियों, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने सोचा अगर हमको भारत में अधिक दिन तक राज करना होगा, जैसे आप जानते हैं भारत में पुर्तगालियों का कंसेप्ट था कि पुर्तगाली वर्चस्व को जमाने के लिए जो बहुत सारे पुर्तगाली गवर्नर आया था, उन्होंने भारतीयों अपने पुर्तगालियों को कहा था कि भारतीय महिला से आप विवाह करें, और ताकि यहाँ पे हमारा सत्ता स्थापित हो सके, एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में हम उभर सके। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं ईसाई मिशनरियों, जो धर्मगुरु थे, ईसाई धर्म के धर्मगुरु, जैसे आप देख रहे होंगे आज जो हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, अलग अलग जगह धर्म का प्रचार करते हैं, और हर धर्म के हैं, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, सब धर्म के प्रचारक हुआ करते थे। तो ईसाई धर्म के प्रचारक को बोला गया भारत में धर्म प्रचार की छूट प्रदान की करें कि आप जाइए और भारत में पूरा ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, ताकि वहाँ के लोग ईसाईयत को ग्रहण कर सके और हमारी सत्ता और भी मजबूती के साथ भारत के साथ स्थापित हो सके। तो ईसाई धर्म का कंसेप्ट आ गया। ये 1833 के चार्टर अधिनियम, 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करना, और आज तक चल रहा है। यह आज तक समाप्त नहीं हुआ हिंदुस्तान में, यही सबसे बड़ी समस्या है। भारत आज़ाद हो चुका है लेकिन आज भी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार समाप्त नहीं हुआ है। तो क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्योंकि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। यह सबसे बड़ी समस्याएं हैं।
तो चलिए आज हम लोग आगे और भी पढ़ते हैं। तो 1813 का चार्टर अधिनियम आप समझ गए होंगे। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है। तो फिर इसमें क्या किया, कंपनी के लाइसेंस को 20 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया। और देखो क्या है, कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करें। पहले चीन और पूर्वी देशों के साथ था, लेकिन वो भी यहाँ पे 1833 में ये व्यापारिक एकाधिकार, कहने का मतलब ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बोला आप कीजिए और हमारे देश का सभी लोग किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं, आपके व्यापारिक एकाधिकार को मैं समाप्त करता हूं। अब यहाँ पे लाया गया ये। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह कब समाप्त किया था, तो 1833 में किया था। 1833 में, ये याद रखेंगे आप, कब किया गया था, 1833 में, समझ गए होंगे आप। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो, पहले गवर्नर 1773 में गवर्नर जनरल और 1833 में भारत का गवर्नर जनरल। अब इसके बाद आएगा वायसराय का कंसेप्ट। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आप पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो यहां से लॉर्ड विलियम वेंटिक का कंसेप्ट आता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल का कंसेप्ट यही है, लॉर्ड विलियम वेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहीं पे आके जो गवर्नर जनरल होता था बंगाल का, वो अब भारत का, बंगाल नहीं कहलाएगा, बैठेगा वहीं, ऑफिस वहीं होगा, लेकिन अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। वो 1833 में ऐसा प्रावधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। 1773 में गवर्नर के पद को समाप्त किया, गवर्नर जनरल आया, और 1833 के चार्टर एक्ट में अब भारत का गवर्नर जनरल का कंसेप्ट आया। और फिर बाद में जाके आप देखेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल को भी समाप्त करके अब भारत का वायसराय का पद लाया गया, और वो आज़ादी तक भारत के वायसराय के तौर पर ही कार्य करते रहे, जो वायसराय हाउस कहते हैं आप हमारे राष्ट्रपति भवन को। तो इस तरह का वो एक राष्ट्रपति के तौर पर हमारे देश में बनाया जाने लगे, और पूरे देश का जो प्रधान पद होता है, अभी हम लोग भारत का गवर्नर कहेंगे। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्य विधि आयोग का गठन किया गया। मैंने कानून की देखरेख के लिए 4 सदस्यों के विधि आयोग का गठन किया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मतलब जो गवर्नर जनरल होगा, अब क्योंकि ये गवर्नर जनरल ब्रिटेन से आएगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा ही चुना जाएगा, राजा रानी चुनेंगे, और वो अब क्या करेगा, पूरे भारत के लिए कोई भी कानून बना सकते थे, यह भी प्रावधान रखे। और दास प्रथा का तो उन्मूलन हुआ है, अवैध घोषित कर दिया गया। और ये किया था किसने, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने ही किया था दास प्रथा का उन्मूलन, क्योंकि उसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक ही था, और उन्होंने ही दास प्रथा का उन्मूलन, जो आप पढ़ते हैं कि दास प्रथा की समाप्ति भारत में लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा। जो भी कॉपी कलम लेके आए हैं वो कृपया लिख लीजिए, और जो लेकर नहीं आए हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बहुत ही आसानी होगा। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे। आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, और रेगुलेटिंग एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर आया भारत में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। उसके बाद 4 चार्टर अधिनियम, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। फिर 4 चार्टर अधिनियम आया था, ये पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान है। और 4 चार्टर अधिनियम आया था, यहाँ पे आप सुधार कर लेना, ये काट के चार्टर अधिनियम कर लेना। 1793 से शुरू हुआ था, और फिर 1793 में 1813 का चार्टर अधिनियम, और हम लोग अभी 1833 के चार्टर अधिनियम को भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो लास्ट चार्टर अधिनियम है, जो 1853 का चार्टर अधिनियम है।
तो इसमें क्या प्रावधान रखा गया है कि भारत में प्रथम विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 12 सदस्य होंगे। विधान परिषद का जो कंसेप्ट लाया गया, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंसेप्ट लाया गया, वो 1853 में देखने को मिला और इसमें 12 सदस्य शामिल होंगे। सरकारी नौकरी में नामजदी के लिए सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में सरकारी नौकरी हुआ करता था वो नॉमिनेशन के तौर पर, मतलब गवर्नर जनरल जिसको कह दिया फलना व्यक्ति नौकरी करेंगे तो वही करेंगे, लेकिन अब नियुक्ति प्रक्रिया लाया गया 1853 के बाद। कुछ परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ, जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो नॉमिनेटेड प्रोसेस था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये इसमें हुआ 1853 के चार्टर में। आगे देखते हैं, कंपनी को चलाने वाले निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या को घटाकर 24 से, निर्देशक मंडल मैंने बताया था और ये प्रारंभ में कितना था, 24 था, और 22 सदस्य हुआ करते थे, एक गवर्नर और एक उप गवर्नर। तो अब इसको घटा के निर्देशक मंडल की जो संख्या था वो 18 कर दिया गया, 18। ये समझ में आ गया होगा। तो ये 1853 के एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था। कब के एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था? 1853 के एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 का, और इसको भी हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटेन के संसद को सौंप दिया गया। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गौर करने वाली बात है कि आज यहाँ पे जो कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आया था एक सपना लेकर, और उसकी सपना तो पहले से ही चूर चूर हो चुका था और यहाँ जाके पूरी तरह खत्म कर दिया। बोला अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि 1857 में एक भारत में विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा। इस विद्रोह में बहुत सारी परेशानियां आया और एक मौका मिल गया ब्रिटेन के संसद को ये कहने का ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप सही तरीके से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, और इसी के आड़ में उनको दबाकर और पूरे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब वर्चस्व मतलब वो शासन व्यवस्था सब वही रहा, लेकिन 1857 की क्रांति से उभरने के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी हमारे देश में, वो बहाना बनाकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कानूनी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और पूरे चीज़ों को नियंत्रण में ले लिया ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने, और यहाँ से हम गुलाम हो गए ब्रिटेन के पार्लियामेंट का। 1858 के भारत सरकार अधिनियम से हम लोग ब्रिटेन के गुलाम हो गए। इससे पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गुलाम थे, लेकिन अब ब्रिटेन के संसद के, अब हमको आज़ादी कंपनी नहीं देगी, ब्रिटेन के पार्लियामेंट देगी। निर्देशक मंडल देखो आप, और नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया। ये सब जो बनाया गया था निर्देशन मंडल, नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया। समस्त अधिकारों को भारत के सचिव को सौंप दिया गया, जो ब्रिटेन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। ये समझना है, ये समझना है क्या किया गया। पहले बताया ना मैं, निर्देशक मंडल बनाया गया था, शुरू में आपने पढ़ा, फिर नियंत्रक मंडल बनाया। ये दोनों मंडल को, सब नियंत्रक मंडल और निर्देशक मंडल, ये दोनों को खत्म कर दिया, कोई मंडल नहीं रहेगा। अब क्या रहेगा? भारत का सचिव, एक नया पद आया। निर्देशक और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर एक नया पद आया, भारत का सचिव। और उसको, वो भारत का सचिव कौन होगा? भारत में नहीं रहेगा, नाम होगा सिर्फ भारत का सचिव। वो होगा ब्रिटेन के ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट का एक मंत्री होगा वही भारत का सचिव कहलाने लगा। तो भारत के सचिव का पद का मतलब वो बैठेगा ब्रिटेन में ही, लेकिन कहलाएगा क्या? भारत का सचिव। क्या कहलाएगा? भारत का सचिव। और ये आपको समझ में आ गया होगा, भारत का सचिव पद का सृजन किया गया 1858 की इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का ही एक व्यक्ति होगा जिसको हम लोग कहेंगे भारत का सचिव। आगे देखते हैं, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य का एक परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्य के, सॉरी,
भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य के परिषद का गठन किया गया, जो भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्य का वेतन भारतीय राजस्व के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो पद है ना भारतीय सचिव का और इनका जो परिषद में सारे लोग हैं, सबका वेतन भारत से ही आएगा, ये नहीं कि ब्रिटेन में खर्चा करेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्य को हटा नहीं सकता था, हटाने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। जैसे आज प्रधानमंत्री के हाथों में अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को हटा सकता है दूसरे मंत्रिमंडल, लेकिन भारत का जो सचिव था उनके साथ 15 लोग काम करते थे, उस 15 लोग को अपने मन से नहीं वो हटा सकते थे। ब्रिटिश की पार्लियामेंट जिसको कहेगी रखना है उसको सहमति के साथ रखा जाता था, जिसको हटाना है सहमति के साथ हटाया जाता था। ये पावर उनके हाथों में था। गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश सम्राट, अब देखो गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधित्व करेगा, इसलिए अब इसे वायसराय कहा गया। अब देखिए यहाँ पे, अब भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था अब वो वायसराय के तौर पर काम करने लगा। और आप कमेंट में बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन था। वायसराय भारत का सचिव के आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा, और ये वायसराय भारत के सचिव के आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा। भारत सचिव वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा, और जो भी भारत का सचिव होगा वो क्या करेगा कि ब्रिटिश संसद में प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि कंपनी का कितना आय हुआ, कंपनी में कितनी सेनाएं काम कर रही है, कंपनी का कितना व्यय है, कंपनी में किसको किसको कितना वेतन दे रहे हैं। ये प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ये प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाएगा भारत के सचिव के द्वारा। तो चलिए आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। जिन लोगों को भी हमारा सब्सक्रिप्शन लेना हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, वह हमारे रेफर कोड सुजीत का प्रयोग करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने परसेंट का? 10% का ऑफ मिलने वाला है। और अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो आपको मात्र 6300 रुपया पे करना पड़ेगा, और इसमें आप 525 रुपया पर मंथ, और EMI सिस्टम भी है, आप इस हिसाब से भी पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप 24 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो, वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हो अगर एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा होगा, मात्र 315 रुपया पर मंथ ही आपको लगेगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो लेट्स क्रैक बिहार एग्ज़ाम, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें एक बार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और हमारे रेफ़र कोड ये है, हमारा रेफ़र कोड सुजीत, और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्रश्न भी मैं करा रहा हूँ, प्रश्न को भी देखिए। जितना भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसके सारे प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करा रहे हैं। हमारे प्रश्न वाले लेक्चर में भी जाके आप प्रश्न के लेक्चर को देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने कराया है। उसमें जैसे भी आपको पढ़ाया है, लोकसभा पढ़ाया हो, राज्यसभा पढ़ाया हो, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, सारे का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और बहुत सारे करा रहा हूँ, शुरू कर दिया हूँ। तो आप उनको भी जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।